गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है पादप जगत। मैंने जैविक वर्गीकरण अभी नहीं शूट किया, मैंने पहले वो चैप्टर पढ़ा रखा है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जैविक वर्गीकरण चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है। हमने जीव जगत को पूरा पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे पादप जगत को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं इस चैप्टर को लेके। तो आपने अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो हैं उनको पहले याद करना है, बाद में हम देखेंगे हमने क्या पढ़ना है, वो मैं सब आपको बता दूंगी। एक एक चीज़, एक एक एमसीक्यू कैसे बनता है, सब कुछ आपको बता दूंगी। एक चीज़ और, मैंने आपको वीडियो में एक लिंक भी दिया था नीचे, जहाँ पर मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया था कि 2020 का कब है, और कम्युनिटी पर भी चैनल पर लिंक दे रखा है दूसरे चैनल का, जहाँ पर हम 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। अभी तक कोई बच्चा वहाँ गया ही नहीं, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ हम यहाँ शुरू नहीं करेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, उसको जाकर देखिए। सब बच्चे वहाँ पर जाएंगे, उसको कम्युनिटी खोलिए, चैनल पर जाकर कम्युनिटी को खोलिए, वहाँ पर देखेंगे पोस्ट है, मैंने वीडियो लिंक दे रखा है 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैनल पर जाएंगे, सीधे वीडियो आपको देखने मिल जाएगा, और वहीं से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो हमारा दूसरा चैनल है। मैं वहाँ पर मैं ही पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर बस ये है, जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर होगा, आपके टेस्ट भी वहाँ पर होगा, इसलिए उस चैनल को क्रिएट किया गया है। तो जाकर सब लोग उस चैनल को देखेंगे। नीट डिजिटल क्लासेस करके है, आप उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आप अच्छे से उठा सकें। मुझे कंटिन्यू करने के लिए कि मैम डेली रेगुलर वीडियो डालिए, बच्चों के कमेंट आते हैं, पर मेरा कंटिन्यू होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप भी कंटिन्यू रहें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते। मोटिवेशन, आपको कोई क्वेश्चन अगर क्या है, मुझे एक दो बच्चे तो दिखते हैं कि हाँ वो कमेंट भी करते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, आंसर भी देते हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने जो बनाया था, वहाँ पर किसी ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं किया। गलत बात है। आपने एग्ज़ाम को सीरियस लेना है, मजाक में नहीं लेना है। नीट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है जो आप ऐसे ही मजाक में लेके जाके उसको क्लियर कर लेंगे। मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है, हार्ड वर्क से ज़्यादा। हमने हार्ड वर्क तो करना है, मेहनत तो करनी ही साथ में, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो आपको टीचर गाइड करता है। वो जो चीज़ आपको बता रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से तैयार कीजिए, आपके नीट का रिजल्ट अच्छा ही होगा। जो चीज़ें आपके चैप्टर में रह जाती हैं, जो भी, वहाँ हम 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है नीट के लिए। क्वेश्चन को सिर्फ एक बायोलॉजी के अंदर करना बहुत बड़ा नंबर, तो इसलिए उस क्वेश्चन सीरीज़ को जाके उसको चैप्टर वाइज करवाएंगे उधर। वहाँ पर एक वीडियो डाल भी रखा है, वहाँ पर जाइए उस चैनल पर वीडियो को देखिए और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी उस पर डेली ही डालूंगी, वैसे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वो मिल जाए। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम आज इस चैप्टर का बेसिक पढ़ते हैं कि हम पादप जगत को क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या है इसका स्टार्टिंग। चलिए फिर आपकी एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। देखिए, ये रही आपकी एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3, वनस्पति जगत, मतलब प्लांट किंगडम। देखिए, एक चीज़ जैविक वर्गीकरण पढ़ा रखा है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को दिया। जो R.H. व्हिटेकर थे, उन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण को दिया। उसमें उन्होंने देखिए किन किन को शामिल किया। वहाँ पर शामिल था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी। किंगडम मोनेरा के अंदर हम सभी यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम एक कोशिकीय, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखते हैं। किंगडम फंजाई के अंदर हम बहुकोशिकीय ऑर्गेन को रखते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपशोषित प्रकार का होता है। इस चीज़ को अभी मैं आपको बताऊंगी। और एनिमिलिया के अंदर सभी बहुकोशिकीय और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव प्रकार का होता है, अंतर्ग्रहण प्रकार का होता है। किंगडम प्लांटी जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय तो होती हैं, साथ में स्वपोषी भी। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लें, जो अवशोषित प्रकार का मैंने आपको बताया वो किंगडम फंजाई कवक के अंदर है। अवशोषित प्रकार का मतलब क्या है, देखिए हम कोई चीज़, हम भोजन खाते हैं तो फिर अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं अंदर डाइजेस्ट करते हैं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा,
वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, वो काम करता है। वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, हम अंदर भोजन को पचाते हैं, तो वो अंतर्ग्रहण हो गया जो कि है एनिमेलिया के अंदर। लेकिन किंगडम फंजाई ऐसा नहीं करती है। किंगडम फंजाई में ऐसा होता है, अगर फंजाई के आसपास भोजन है तो वो वहाँ पर बाहर उसको एंजाइम को रिलीज़ करती है, बाहर ही उसको पचाती है और फिर उसको अवशोषित करती है अपने अंदर। इसलिए हम जो किंगडम फंजाई होता है वहाँ पर अवशोषित प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पोषण किस प्रकार का होता है, अवशोषित प्रकार का होता है। पता चला हमने R.H. विटेकर ने 5 जगत दिया क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में। वो किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम प्लांटी को पढ़ेंगे। आप जाकर फंजाई वगैरह ये सारे जैविक वर्गीकरण में देख सकते हैं, मैंने वो पढ़ा रखा है, ठीक है। मतलब हमें सीधे से एक बात समझ आई, पूरे जैविक संसार जो है उसके अंदर हम सभी जीवों को, जो भी जितने भी सभी जीव हैं उनको हम 5 जगत में वर्गीकरण करते हैं। वो किंगडम है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। आज हम प्लांटी को शुरू करेंगे। प्लांटी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? पादप जगत को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? अभी हम लेटेस्ट देखें, अभी 2020 है, अगर हम लेटेस्ट देखें तो हमारे पास आज के टाइम में जो है 4 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं प्लांट्स की, वो हम जानते हैं उनके बारे में। हम 1 to 1 उनसे, मतलब साइंटिस्ट जो हैं कनेक्ट हैं, पता है उनके बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इनका क्या है? प्लांट क्या है? प्लांट तो सब कुछ है, जो पूरी डाइवर्सिटी दिख रही है, हर चीज़ जो दिख रहा है। अगर हम किसी एक एरिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, अगर हम छोटा ऐसे ही देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जहाँ जैसा प्लांट होगा वहाँ वो डिसाइड करेगा, प्लांट का पूरा लोकेशन ही डिसाइड करेगा वहाँ किस टाइप के एनिमल्स रह रहे होंगे। समझ में आ रहा है? फॉरेस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर जंगली टाइप के होंगे, कहीं पर नॉर्मल ऐसे ग्रीन वगैरह, वहाँ पर मतलब वो प्लांट्स जो हैं वही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। प्लांट उत्पादक होते हैं, खुद क्या कर रहे हैं? वो भोजन बना रहे हैं, खुद हम भोजन के लिए डिपेंड है उनके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़, हम ऑक्सीजन के लिए डिपेंड है। लाइफ किससे चल रही है? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को ही ले रहे हैं तभी हम जिंदा हैं। तो वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा पादप, ठीक है। अब देखिए एक लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखिए, यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। मतलब क्या है? जब आप जैविक वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ऐसे शुरू का जो क्लासिफिकेशन था वो अलग था और अब अलग है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो भाई किस आधार पे आ गया? तो उसका आधार सिर्फ बहुत पहले बहुत सिंपल सा था। जैसे अगर कोई सबसे शुरुआत के उसको देखो, जैसे कोई नहीं चल रहा है, कोई मूव नहीं कर रहा है, तो उसको प्लांट के अंदर डाल दिया, वो पादप है ऐसा मान देते, ठीक है। उसके बाद देखा गया जिनके अंदर कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो पादप हैं। तो इसके बेस पर जिसके अंदर कोशिका भित्ति है वो पादप है, उसको कहाँ रखा है? फंजाई जो है उसको रखा गया पादप जगत के अंदर। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, उसको रखा गया है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे साइंस की नॉलेज बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने देखा कि फंजाई में कोशिका भित्ति तो है, लेकिन वो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जो कि एक अलग केमिकल से बनी होती है, तो फिर वो अलग हो गया। जबकि हमने देखा प्रोटिस्टा में सभी में तो कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन जिनमें की कोशिका भित्ति होती है उनकी कोशिका भित्ति हम देखते हैं डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, तो वो एक अलग कंपोजिशन हो गया, ठीक है। हम आते हैं बैक्टीरिया के अंदर अगर हमने देखा मोनेरा जगत, उनके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। जबकि अब हम देख रहे हैं, हम जो लेटेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि मोनेरा को एक अलग जगत में, प्रोकैरियोट जो होते हैं उनको अलग जगत मोनेरा के अंदर रखा गया है, प्रोटिस्टा अलग जगत में है, जबकि फंजाई एक सेपरेट जगत में अलग में रखे गए हैं, जिनको जगत फंजाई बोलते हैं, ठीक है। फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है प्लांट वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरे शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। देखिए साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल जिसको बोलते हैं, वो वास्तव में शैवाल नहीं है,
इनको पहले शैवाल कहा जाता था, इनका नाम भी क्या है, नीले हरे शैवाल इनको नाम दिया गया है। इनको ये फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना है, पृथ्वी पर सबसे पहले जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था वो किया था हमारा साइनोबैक्टीरिया ने। ये जो नॉस्ट्रोकैनाबेना जो है साइनोबैक्टीरिया ने किया था, नीले हरे शैवाल ने। लेकिन वास्तव में जब इनको देखा गया, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन को समझा गया, इनकी आकारिकी को समझा गया, तो देखा गया ये तो प्रोकैरियोट हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस किसने किया था, प्रोकैरियोट ने किया था। ऐसे ऐसे ये समझ के साथ है, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ है, आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए वैसा होता गया। ठीक है, हमने देखा जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो नीले हरे शैवाल हैं, वो शैवाल नहीं है वास्तव में, वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया था, साइनोबैक्टीरिया ने ही किया था। और जो साइनोबैक्टीरिया ने मतलब सबसे पहले जल का उपयोग किया था, जबकि जो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं दूसरे प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन वो वहाँ पर H2O की जगह H2S को यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो चैप्टर है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर जो प्लांटी है, जो पादप जगत है, उसके अंदर हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस जो हम यूनिट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जिस बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यही इनके विकास का क्रम है, कैसे कैसे इनका विकास आगे होता गया है, कैसे कैसे चीज़ें आगे डेवलप होती गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, हम इस चैप्टर में किसको पढ़ने वाले हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो हम हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, वास्तव में एंजियोस्पर्म को तो हम मतलब इसमें हम बेसिकली जिम्नोस्पर्म के तक ही ज़्यादा देखेंगे, बाकी हम आकारिकी और उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सब जो होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर दे रखे हैं, वो एंजियोस्पर्म के बारे में ही होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब बात आती है वर्गीकरण के बारे में, इम्पॉर्टेंट है ये कि वर्गीकरण क्या होता है। आपने देखिए सीधे से एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्गीकरण, तीन चीज़ें तो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, और क्या होता है हमारा जैव विकासीय वर्गीकरण। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण ध्यान रखना है, कैरोलस लिनियस ने दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण क्या है, ये फेल क्यों हुआ, इसको मतलब इतना एडवांटेज क्यों नहीं मिला, तो इसका ये है कि कृत्रिम वर्गीकरण जो होता है वो हमने मॉर्फोलॉजी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मतलब किसी की आकारिकी को देखकर। मॉर्फोलॉजी आकारिकी का मतलब होता है उसका बाहरी रूप, उसके बाहरी रूप को देखकर दिया गया। इसमें जो होता है सब लिखा है आपके एनसीईआरटी में, देखिए कृत्रिम लिनियस ने दिया था, और इसको ऐसा था कि इन्होंने बहुत ही संबंधित स्पीसीज जो हैं उनको भी अलग कर दिया, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। किसी भी ऐसे वर्गीकरण देने के लिए हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते। बाई चांस हम एक प्लांट की ही बात कर लें, एक पौधे की बात कर लें, अगर हम ऐसा देखें कि एक पौधा एक ही स्पीसीज़ के हैं, सेम स्पीसीज़ हैं उनकी, एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स में ऐसी जगह पर मतलब बड़ा हो रहा है वो, और जहाँ पर बहुत सारा पोषक तत्व हैं, सारे उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो वो अच्छा खासा फलेगा फूलेगा, उसकी पत्तियाँ अच्छे से होंगी। लेकिन हम एक दूसरे वही स्पीसीज़ है, वो दूसरी जगह पर बड़ा हो रहा है, मतलब उग रहा है, तो वो ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पर पोषक तत्वों की कमी है। तो आप सोचिए उसकी पत्तियाँ हो सकता है डेवलप ना हो पाएँ, उसके तने छोटे रह जाएं, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गए। तो लेकिन वो है तो सेम ही स्पीसीज़, तो वो अलग हो गई, इसलिए हम मॉर्फोलॉजी को एकदम से किसी भी वर्गीकरण के लिए चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लक्षणों को लिया गया जो कि क्या थे, मॉर्फोलॉजिकल, और ध्यान रखना है इसके जो वो थे, लीनियस का जो वर्गीकरण फेल हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया था। जबकि प्राकृतिक जो होते हैं, देखिए प्राकृतिक वर्गीकरण देखा गया, इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे पराग संरचना, शरीर, भ्रूण तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित होते हैं। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉन बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ये मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है वहाँ पर, दूसरे चैनल का जो मैं लिंक बता रही हूँ वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपसे पूछा था, तो वहाँ पर इसका आंसर ये है कि जॉर्ज बेंथम और जो डाल्टन ने क्या दिया था, तो ध्यान रखना है इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण को दिया था, और मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण जो होता है, जो कृत्रिम वर्गीकरण है, उससे कुछ ज़्यादा था। यहाँ पर क्या था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही नहीं देखा गया, बाहरी आकारिक के लक्षणों को ही नहीं देखा गया, यहाँ पर आंतरिक परासंरचना, जहाँ हम परासंरचना अल्टर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
मतलब हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से स्टडी के बाद मिला हो। कहीं हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका, तो मतलब उसका मतलब ये होता है बच्चों कि मतलब हमें जो डाटा मिला है वो माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो आज एक्सेप्टेड है, वो है जातिवर्तीय वर्गीकरण। जातिवर्तीय वर्गीकरण होता है जो जीव के विकासीय क्रम को समझाता है। मतलब इन सबको जो सामने मॉर्फोलॉजिकल भी लेंगे, सारे जो प्राकृतिक मिले, वो भी साथ साथ जातिवर्तीय संबंधों को भी दिखाना, एक जीव कहाँ से आया है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसके पूर्वज कौन थे, इन सबको वो होता है जातिवर्गीय वर्गीकरण तंत्र। इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिसमें कंसीडर करते हैं, वो हमारा ये हुआ, और यही आज जो है सबसे ज़्यादा स्वीकृत है। देखिए, वर्तमान में हम जातिवर्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के बीच के पूर्वज एक ही थे, मतलब उनके पूर्वज के होंगे एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम देखें संख्यात्मक वर्गीकी मतलब ये, अगर हम देखें आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो उसी का यूज़ करके यहाँ पर संख्यात्मक वर्गीकी करते हैं, जैसे जिसे अब हम सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय के गुणों पर आधारित है, सजीव के सभी गुणों को एक नंबर एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। अगर हम इसमें सब कुछ सेव करके रखते हैं, हम कोई भी किसी भी चीज़, हमने क्या देखा क्या खोजा, उसमें नंबर दिया जाता है, अगर हम उस नंबर को ऐसे सर्च करेंगे तो हमें उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानी सूचनाओं को क्रोमोसोम की संरचना, रचना और तथा रसायन विज्ञान जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सभी मतलब उनके, अब कोशिका के अंदर सभी क्या है, क्रोमोसोम, उनकी संरचना, इन सब का भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये हमारे वर्गीकरण है, वर्गीकरण में ये सहायता करते हैं। वर्गीकरण हमने देखे 3, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण हमारा, उसके बाद क्या आता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक्सेप्टेबल है, जिसको आज हम स्वीकार करते हैं, वो है जातिवर्गीय वर्गीकरण, ठीक है। संख्यात्मक वर्गीकी क्या होते हैं, जिसको कंप्यूटर जिसमें हेल्प करता है, इसमें एक साथ कई सारे लक्षणों को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये थे हमारे वर्गीकरण। इस पर भी क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, जाके वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वहीं पर आपके सारे टेस्ट होंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो बेस्ट पॉसिबल है वो करके दूंगी। आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, भले ही मैं आपको उसको जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर देना पड़े, एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना पड़े, मैं बोर्ड का यूज़ करूँगी उसके लिए बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, जाके दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम्युनिटी पर जाइए, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मैंने डाल रखा है, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।